नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये वीडियो है राजनीति का जो आज का परिप्रेक्ष्य है और राजनीति का जो सुनहरा इतिहास रचा गया था आज़ादी के आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, जब भारत को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए आंदोलन रचे थे कि किसी तरह हम अंग्रेज़ों की जो गुलामी है, उनकी मानसिकता है, उससे बाहर आए। तो उस वक्त जो आंदोलन थे और आज का जो आंदोलन है, उसमें अगर हम अच्छाई सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन किसी भी आंदोलन का जो आधार है, उसका सफलता का जो आधार है, प्रतिभूत है, अभिभूत है, वो जो जन समर्थन उसे मिलता है उस आंदोलन को आम जन से, अक्रॉस द बाउंड्रीज, जात पात धर्म, इससे हट के जब आंदोलन के साथ आम जन किसी आंदोलन के साथ जुड़ता है तो फिर उस देश का, राजनीति का, वहां के लोगों का कायाकल्प होना निश्चित है। समय समय पे हमने भारतवर्ष में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जन आंदोलन देखे। जन आंदोलन की जो सफलता है, उसका जो मूल मंत्र है, वो आम जन के बीच जब एक किस्म की सत्ता परिवर्तन की लहर का उबाल जब पैदा होता है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, विद इन द सोल, हमारे भीतर से, तो तभी जात पात धर्म की सारी राजनीतियां जो हैं वो परे होती हैं और एक दूसरे के साथ जो सच्चा भाईचारा है वो देखने को सामने मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं भारत की जो आज़ादी थी, वहाँ से जो आंदोलन शुरू हुए और चलते चलते जिन आंदोलन की वजह से अभी अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक नई राजनीति पार्टी का पैदाइश हुई थी, आम आदमी पार्टी। वो भी एक जन आंदोलन से उभरी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनकी जो यात्रा है इस आंदोलन से, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी ने, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज़ादी का जो आंदोलन था, जो विदेशी हमारे देश में आए थे अंग्रेज, उनको निकालने का जो आंदोलन था, ये मुहिम बहुत देर चली। हमारे हजारों जो युवा शक्ति हुआ करते थे उस समय, भगत सिंह आज़ाद जी जैसे, राजगुरु जी, सुभाष चंद्र बोस जी, कितनी शहादतें दी गई हमें। एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा और बहुत बड़ी कुर्बानी हमें अदा करनी पड़ी थी। तो जो जन आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी, बापू जी ने ये शुरुआत की थी। ये 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 में आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, ये देशव्यापी आंदोलन,
हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भाईचारा जो भारत का था, उन्होंने एकजुटता दिखाई। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि नहीं, अभी ये बिल्कुल यूनाइट हो गए हैं, अब वो डिवाइड और रूल वाला पॉलिसी नहीं चलेगा, तो फिर उनको यहाँ से भागना पड़ा था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो अगला जन आंदोलन चला था वो चला था 1974 में। 18 मार्च 1974 जेपी आंदोलन बिहार से चला था। स्टूडेंट्स की यूनियंस ने, यूथ लीडर्स जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने शुरू किया था। और उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी इसके साथ जुड़े थे, जेपी आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो तो पहले का था, वो तो समझ आता है। आज़ादी के बाद जो जेपी आंदोलन 1974 में आया, उसकी क्या ज़रूरत थी? अपने देश में ही आंदोलन, अपनी सरकार के रहते हुए। तो ज़रूरत ये पड़ी थी कि कांग्रेस की जो पार्टी सरकार थी, हुआ करती थी, तकरीबन सेंटर में तो हुआ करती थी, देश के सभी स्टेट्स में अगर हम देखें मेजॉरिटी में कांग्रेस का रूल हुआ करता था। और उस रूल के अगेंस्ट, गवर्नेंस के अगेंस्ट, जो उस वक्त की जो डेवलपमेंट्स थी, कुछ कोर इश्यूज को लेके, जो सभी के बीच एक असंतोष की भावना थी, स्पेशली जो यूथ के अगेंस्ट, कि सरकार जो है वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उसका आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसके अगेंस्ट, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट ये जन आंदोलन चला था। ये इतना जब बिहार से शुरू हुआ, देशव्यापी हुआ, पॉलिटिकल इसका इतना इन्फ्लुएंस था इस आंदोलन का कि सभी पार्टीज अक्रॉस द लाइन अपनी विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे मिसेस इंदिरा गांधी, जो एक बहुत स्ट्रांग उनका एक ऑरा था पॉलिटिकल के अंदर, उनको अपनी गद्दी तक गंवानी पड़ी थी लोगों के, आम जन के आंदोलन के आगे। तो जब युवा शक्ति, आम जन इकट्ठा होता है, तो फिर किस तरह से सत्ता के अंदर परिवर्तन होता है, ये आप इस आंदोलन के अगर और डीप में इसका स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड दैट। तो 1974 के बाद जो अगला आंदोलन शुरू हुआ, ये 2011 में शुरू हुआ, जिसको हम अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। अन्ना साहब जो महाराष्ट्र से हैं, बुजुर्ग हैं, समाज सेवी रहे हैं, फौज में भी उन्होंने, आर्मी में अपना योगदान दिया है। तो 2011 में उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो रेड टेप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसका जो योगदान होना चाहिए था हर प्रोसेस में, माना जाता है वो डिले ही करते हैं, लाल फीताशाही, इसको लेके जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2011 में, उसकी जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट ये आंदोलन चला था। ये एंटी करप्शन मूवमेंट थी। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आंदोलन की जो मोटिव था, क्या था इसका, जो प्रोस्पेक्ट था, वो था कि गवर्नमेंट के अंदर, जो सरकार के अंदर जो करप्शन है, पुलिस प्रशासन में जो करप्शन है, कॉरपोरेट में जो हाईएस्ट लेवल की करप्शन है, जुडिशरी की करप्शन है, इलेक्शन फ्रॉड्स हैं, ब्लैक मनी है, और ब्यूरोक्रेसी में जो हाईएस्ट लेवल का करप्शन है, उसके खिलाफ ये आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था अन्ना हजारे जी ने। इस आंदोलन के अंदर फिर अन्ना हजारे जी के साथ मिसेस किरण बेदी, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष जी, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया जैसे यूथ लीडर और सीजन्ड कुछ ब्यूरोक्रेट्स अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, बाहर से, देश विदेश से
वो इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और खासकर इसको सपोर्ट मिला था जो यूथ है। और इस मोमेंट ने जो ये आंदोलन चला था, इन्होंने सत्ता का जो गलियारा था, किसी ने भी पक्ष में विपक्ष की किसी पार्टी ने, सत्ताधार पार्टी ने, किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो आंदोलन है अन्ना हजारे जी का, ये इतने बड़े स्केल पे कामयाब होगा। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि 74 में एक आंदोलन चला था, जेपी आंदोलन, और 2011 गैप आप देखें कितना। इसके बीच में फिर लोगों को ये लगा कि नहीं, जो करप्शन है वो 2011 में बहुत से इश्यूज थे गवर्नमेंट के, हाईएस्ट लेवल पे करप्शन के अंदर कैबिनेट के बहुत से मंत्री इन्वॉल्व थे उस वक्त, यूपीए की जो गवर्नमेंट थी। लोगों में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन थी सत्ता दल के खिलाफ, और लोग कहीं ना कहीं आमजन ठगा हुआ महसूस कर रहा था। तो इस आंदोलन को सभी का भरपूर सहयोग मिला। ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ फिर धीरे धीरे जुड़ती रही। और ये जो आंदोलन है, ये भी आने वाले समय में इसका भी एक सुनहरी इतिहास होगा। फिर मैं अभी इस आंदोलन से पैदा हुई जो आम आदमी पार्टी है, ये एक आम आदमी पार्टी आम जन के आंदोलन से पैदा हुई। आम जन के जो सरोकार हैं उसको लेके इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2012 में। पॉलिटिकल पार्टी शुरू की जाए, इसमें अन्ना हजारे जी का कोई से समझा जाता है कि कोई कंसेंट नहीं था, वो इसके साथ जुड़े भी नहीं थे। और एक किस्म से ये जो पार्टी फ्लोट करने का डिसीजन था वो अरविंद केजरीवाल जी का था। तो जब ये पार्टी शुरू करी गई, पॉलिटिकल पार्टी शुरू की गई केजरीवाल जी के द्वारा, तो उस दौरान जो दूसरे जो काफ़ी ज़्यादा जो जिन्होंने बड़ा सहयोग और योगदान जिन्होंने अन्ना हजारे जी को दिया था, जैसे किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण, आशुतोष कुमार विश्वास, ये धीरे धीरे अभी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाले समय में ही कभी पता चलेगा कि क्या रीज़न थे। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा एक गलियारे में, सत्ता के गलियारे में ये था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनका जो वे ऑफ फंक्शनिंग है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, और सभी को उसमें अपना जो बात करने का जो एक किस्म की आज़ादी होती शायद वो नहीं थी, इसलिए ये लोग वहाँ से छिटक गए। और अरविंद केजरीवाल, और मैं समझता हूँ कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम अभी हाल तक थे दिल्ली में, अभी कुछ करप्शन के और दूसरे इश्यूज को लेके वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो इन दोनों ने ही इसकी फिर आगे शुरुआत करी थी। उसके बाद में मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी की जर्नी पे इसको लेके जाता हूँ। तो 2012 में ये शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की। उसके बाद दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए और 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत हासिल नहीं हुआ। फिर आम आदमी पार्टी जैसे कहती है कि हम हर काम वॉलंटियर्स को पूछ के करते हैं, आम जन को पूछ के करते हैं, उनकी राय ली गई, रायशुमारी ली गई, तो सभी ने कहा कि नहीं, आपको दिल्ली के विकास के लिए, जनहित हित के लिए, जिसके खिलाफ आप लड़े थे इलेक्शंस, कांग्रेस की शीला दीक्षित उस वक्त सीएम थी, तो आप उनका बाहर से सपोर्ट लें। कांग्रेस ने खुले मन से सपोर्ट दिया और ये गवर्नमेंट चली। फिर कुछ आगे फिर इश्यूज हुए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं जी, हमको पूरन अपने जो भी हमारे वायदे हैं मैनिफेस्टो में और करप्शन आदि को दूर करने के लिए हमें पूरा बहुमत चाहिए। तो फिर उन्होंने रिज़ाइन दिया। उसके बाद जो सेकंड टर्म का इलेक्शन हुआ तो 14 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पूरा बहुमत मिला इंडिविजुअल तौर पे, और तब से आज तक अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं।
कंटिन्यू सीएम है। अभी पीछे जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के इलेक्शन हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था। उसके अंदर एमसीडी में भी अभी आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ने जो वहाँ पे जो वायदे किए थे, जैसे फ्री बिजली पानी का, ट्रैवल का, वुमेन को जो है लोकल बसेस में, वो ये जो आम जन के साथ, लोगों के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे थे शायद उनको लेके, और जो खासकर दिल्ली सरकार ने, क्योंकि दिल्ली जो एक पूर्ण, जैसे आपको पता, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को हासिल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन उनके अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और हेल्थ का, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स लेती है। और क्लेम्स शायद वो ठीक भी हैं, जिस तरह से आम जन को उनको लगातार सहयोग मिल रहा है। और लगातार 2000, जैसे मैंने कहा कि 12-13 से ही आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इसका मतलब है कि वाकई ग्राउंड पे वहाँ पे लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया। इसके बाद मैं पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो जन्म तिथि है वो है 16 अगस्त 1968। हरियाणा में उनका बर्थ हुआ था। आईआईटी ग्रेजुएट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने करा है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए टाटा ग्रुप में, टिस्को में काम करा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि नहीं, वो जॉब सेटिस्फेक्शन उस तरह का नहीं है। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ। वहाँ भी उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में और अपनी बातचीत में अक्सर कहते हैं कि करप्शन, उनको लगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का, वहाँ पे नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक है, तो उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने परिवर्तन नाम से एक एनजीओ शुरू किया 1999 में। ये वो समय था जब उन्होंने धीरे धीरे इस एनजीओ के माध्यम से, ये जो एनजीओ था ये बिजली पानी को रिलेटेड जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं थी उसको लेकर। तो परिवर्तन जो एनजीओ है, इसके साथ किरण बेदी जी भी जुड़ी थी और बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स जुड़े थे। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। और अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, बहुत से मेरे साथियों को, खासकर युवा वर्ग को नहीं पता होगा कि कांग्रेस के टाइम में ही इसको अप्रूव किया था कैबिनेट ने। कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में दिल्ली में, लेकिन आरटीआई को लागू करवाने में मैं समझता हूँ इंडिविजुअल तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी को दूसरा जो बड़ा काम किया, जैसे दिल्ली में अक्सर हम देखते थे कि हर चौथी पांचवी गाड़ी जो है उसके ऊपर लाल बत्ती लगा होती थी। लाल बत्ती कल्चर था दिल्ली के अंदर। ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, छोटी पोस्ट ले लीजिए, आप समझ लीजिए कि जो एक तहसीलदार लेवल का दिल्ली में ऑफिसर है वो भी नीली लाइट लगा के घूमता था। ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को छोड़ो, उस कल्चर को हमेशा मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में आने वाले समय में याद किया जाएगा। ये जो लाल बत्ती कल्चर ख़त्म हुआ, पूरी तरह तो भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो उस पर लगाम लगी है, ये भी अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी का जो मैं समझता हूँ एक बहुत मास्टरी है आम आदमी पार्टी की, वो मीडिया के अंदर हमेशा बने रहते हैं। आप समझें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब थी, दिल्ली पूर्ण दर्जा नहीं था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी किसी न किसी इशू पे लेके नेशनल मीडिया पे छाई रहती थी, है ना। ये उसका मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो एक ब्रांडिंग बनाना आम आदमी पार्टी का, इनका क्रेडिट चाहता है अरविंद केजरीवाल। एक आधी स्टेट की पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मीडिया भी प्रोजेक्ट कर रही है कि ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में है। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में भी लोकसभा के अंदर सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी है। और जब भी नेशनल लेवल पे कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउसेस, में बात कर रहा हूँ बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस की,
तो वो भी अभी तीसरे चौथे पायदान पे अरविंद केजरीवाल जी को रखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में। तो ये मीडिया इन्फ्लुएंस देखिए, सिर्फ एक मेंबर है लोकसभा में। उसके बाद ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जर्नी चली, वो चली पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर उन्होंने वाकई 7-8 साल बहुत मेहनत करी। आम आदमी पार्टी ने अपना आधार बनाया, और जो एक पॉलिटिकल स्पेस थी, जो वहाँ पे लोग नाराज थे, अकाली दल बीजेपी के अलायंस की जो गवर्नमेंट थी लगातार, और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर लगातार चल रही थी, उसके दोनों के अगेंस्ट बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, और एक पॉलिटिकल स्पेस खाली था, वो आम आदमी पार्टी ने वहाँ जाके फिल करा। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अलावा पंजाब में भी, और सिर्फ पूरे देश में से आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस के बाद, जिसकी 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है। तो ये मैं जो आम आदमी पार्टी के प्लस आपको बता रहा हूँ। तो मीडिया को किस तरह से उसको आप समझते हैं मैनेज करना है, अपना ब्रांडिंग इमेज उसको किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो आज की स्थिति है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसके अंदर तो कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई रिजल्ट आने वाला है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो आधार है वो इस वक्त दिल्ली और पंजाब में ही है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आधार है तो हरियाणा में, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, गोवा में। लेकिन ये जो सीट्स मोटा मोटा बनती हैं, ये 50 सीट्स भी नहीं बनती हैं अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊं। तो मुझे लगता है कि 2024 में तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है आम आदमी पार्टी को, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर सही स्ट्रेटेजी से आम आदमी पार्टी काम करती है तो दिल्ली पंजाब के साथ लगे हुए जो छोटे राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, बीच में उत्तराखंड आ जाता है, बीच में हरियाणा, तो 5 स्टेट्स ये हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अच्छा रिजल्ट निकाल सकती है, उनका कार्डर तैयार हो रहा है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे अभी जो स्टेट यूनिट कांग्रेस का वो बिल्कुल ही नीचे है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी कांग्रेस की। तो वहाँ पे गुजरात में भी इनको स्पेस मिलेगा। गोवा में छोटी से स्टेट है, वहाँ पे इनको मिल सकता है आने वाले समय में स्पेस। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को वहाँ पे कंसंट्रेट करना है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा आमने सामने मुकाबला है। जैसे बड़ी स्टेट्स में आपको बताता हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह पे कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती है, कांग्रेस की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी आती है, 5 साल उसके, 5 साल उसके। वहाँ पे इन तीनों राज्यों में भी पॉलिटिकल स्पेस आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो अगर आम आदमी पार्टी अब एक सिंसियर एफर्ट के साथ काम करती है, देखिए जिस तरह से मैं अभी, जैसे मैं मूल रूप से आई एम रेजिडेंट ऑफ पंजाब, तो मैं पंजाब के अंदर अभी आपको एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ, आज की डेट में आने वाला समय, बाकी पॉलिटिक्स में यू नेवर नो, लेकिन जैसे मोटा मोटा 1 साल पहले आम आदमी पार्टी आई थी, और आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में जो उसका सबसे बड़ा जो वायदा था वो था 600 यूनिट बिजली के फ्री एक हाउस होल्ड, इररेलेवेंट ऑफ द कैटेगरी। वो तो उन्होंने सत्ता पे आते काबिज होते उसी महीने से शुरू कर दिया। अब बहुत ज़्यादा 1 साल में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब जो स्टेट है उसकी आज की डेट में जो जनता है वो कहीं ना कहीं एक फेथ रखे हुए है आम आदमी पार्टी, जिसका नतीजा अभी जो जलंधर में लोकसभा का जो एक री इलेक्शन हुआ था, सीट वैकेंट हो गई थी, कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ से उनकी डेथ हो गई थी, तो लोगों का मानना था कि नहीं, ये सीट जो सिंपैथी वेव भी है और वहाँ पे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा एक आधार है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ कांग्रेस स्वीप वहाँ से इजीली जीतेगी। लेकिन लोगों ने वहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जलंधर से, तो ये एक किस्म से भी एक्नॉलेजमेंट। अब आम आदमी पार्टी का जो मुझे कुछ
मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। एक तो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल की जो खुद की पर्सनैलिटी, उसमें हम देखते हैं कि वो एक मुद्दे को लेके स्टिक नहीं रहते। जैसे शुरुआत में तो चलें ठीक है, कुछ मैच्योरिटी थी, उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ पर्सनल कुछ टिप्पणीज की थी, फिर कोर्ट में जो मामला गया था तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी तरह जब वो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस थे, जो पहला इलेक्शन था, तो वो यही कहा करते थे जी शीला दीक्षित जी ने बड़ा घमंड किया हुआ है, बड़े ज़्यादा इन्होंने मिस यूज़ किया हुआ है पावर का, फाइनेंशियल जो है वहाँ पे मैटर्स जो हैं वो स्कैन के अंदर हैं, तो हम बड़ा एक्शन लेंगे, इनको जेल की यात्रा करवाएंगे। बाद में प्रूफ कुछ नहीं हुआ। तो वो उसको शुरुआत में तो कह सकते हैं कुछ भावनात्मक वहाँ पे वक्तव्य उन्होंने दे दिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल उस वक्त उतने मेच्योर नहीं थे। बाद में उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी भी मांगी। आम आदमी पार्टी का जो एक स्टैंड है, जैसे कुछ आइडियोलॉजी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी खुल के कहती है जी हम हिंदुत्व का ही हमारा जो है वो मत है, हम हिंदू राष्ट्र, ठीक है जी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मानना है कि वो एक सेकुलरिज्म की पार्टी है। इसी तरह से जो स्टेट्स के अंदर भी पार्टीज हैं, जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी परिप्रेक्ष्य में उनको अब बताया जाता है कि वो भी एक किस्म से सेकुलरिज्म का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी आज तक 2012 के बाद आज तक लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं। जैसे सेकुलरिज्म में वो भी कहते हैं बिलीव करते हैं, लेकिन जब 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन कई मुद्दों पे वो उसके अंदर भी वो डिवीज़न में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बड़े की मोमेंट्स की कुछ मुद्दे इस तरह के होते हैं जिस पे मुखरतापूर्वक आपको बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए, कई मुद्दों पे आपको आउटस्पोकन होना चाहिए, आपका रीच होना चाहिए, वहाँ पे वो साइलेंस में आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर मोर्चाबंदी हुई थी, किसान मोर्चाबंदी हुई थी, उसके पहले भी कुछ इशूज़ लेके जंतर मंतर पे की इश्यूज पे लेके लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल जी गए ही नहीं थे। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा काम करना है। और आम आदमी पार्टी के ऊपर एक जो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और दूसरी पार्टियां भी रह रह के ये एलिगेशन लगाती हैं कि मुफ्त रेवड़ी कल्चर, और उनका जो जवाब होता है अरविंद केजरीवाल या उनके जो स्पोक्स पर्सन का, वो ये जवाब होता है जी हमने करप्शन के ऊपर रोक लगा दी है, जो करप्शन के ऊपर आगे पैसा चले जाता था इधर उधर गलत हाथों में, वो रेवेन्यू में आ रहा है, सरकार का जो घाटा है वो भी हम दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे अभी कहा जाता है कि अगर रेवड़ी कल्चर दिल्ली में लो, दिल्ली का बजट जो है वो प्रॉफिट में, लेकिन इसका अभी पूरी तरह से स्कैन होना बाकी है। मैं समझता हूँ आने वाले 4-5 साल में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्पेशली पंजाब के अंदर। अगर ये रेवड़ी कल्चर जिसको ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है, आम आदमी पार्टी इस राज्य में क्योंकि ये पूर्ण राज्य है, दिल्ली की तरह नहीं है पंजाब, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ आपके पास है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो ऑल इन ऑल इंचार्ज हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट से लेके कोई भी डिसीजन उनका जो है वो उनकी से फाइनल है। अगर पंजाब के अंदर ये सारा रेवड़ी कल्चर लेके और बजट जो है वो घाटे में नहीं जाता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले समय में और राज्यों में भी बनने के इम्कान बहुत खुले हुए हैं, बड़े ज़्यादा हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जन आंदोलन, जब गुस्से का उबार आम जन में बाहर एक लिमिट के बाहर आता है, तो वो अपनी जात बरादरी को पीछे छोड़ के उस आंदोलन के अंदर जुड़ते हैं, और फिर एक नए इतिहास की, एक नई पॉलिटिकल पारी की रचना और संरचना। तो मैं समझता हूँ मेरा आज का वीडियो
बहुत से जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी चाहना है, जो फॉलो करते हैं राजनीति को, उनके कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स तो मैं समझता हूँ उनके ज़रूर निकले होंगे। और जो डीप और गुहिया बातें हैं आंदोलन की, जो राजनीति के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशंस है, आम जन ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है वो कब कहाँ पे जाके बिखरती और उलझती है, ये वीडियो उसके जवाब में मैं समझता हूँ काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू।